नमस्कार। अपराध मुक्त भारत मिशन में सभी नमस्कार। साथियों का स्वागत है। हमारे आरडी मीना साहब, जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्हें राजनीति का भी लंबा अनुभव है, बहुत सारे समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज हम मीना साहब के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मीना साहब, आपको हमसे जुड़े हुए कुछ महीने हो चुके हैं। आपने एक जी बहुत सुंदर और बड़ा सा कार्यालय खोला हुआ है और जी आप साहब। एक समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। जी साहब। अभी आपके एक अन्य साथी, जिनका नाम मोहन लाल वर्मा है, आज मैं जी उनसे हाँ। बात कर रहा था। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि एक बड़ी टीम जो है वो भी हमको देंगे। मंडे तक वो हमको देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बहुत अच्छा सर। हाँ, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ऐसे ही जो है एक मिस्टर राठौर हैं, जो राजस्थान में मजदूर वर्ग के नेता हैं, और जी सर। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो मजदूरों का जो संगठन है, क्योंकि अपने यहाँ मजदूर एक पूरी विंग है, जी हाँ। तो मिस्टर राठौर हमको मजदूरों की उस विंग को खड़ा करने में मदद करेंगे। तो ये जी हाँ। बहुत सुंदर इंडिकेशन है। और तमाम अड़चनों के बावजूद मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हमारी बात लाखों लोगों तक पहुंच रही है। जी उनमें से कुछ लोग मूक दर्शक बने हुए। हमें एक चिंता आजकल सता रही है, वो ये है कि यदि हम मूक दर्शक दर्शक बने रहे या हम निष्क्रिय रहे, तो कहीं ऐसा ना हो ये महापरिवर्तन हमारे दरवाजे से वापस लौट जाए, और जो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने गुलामी के नियम कानून, जो कि उन्होंने अंग्रेजों, और वो भी ऐसे अंग्रेज जो डर के कारण भारत छोड़ने के लिए भागने की योजना बना चुके थे, और ये योजना किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि लॉर्ड क्लाउड आचरलेक के द्वारा बनाई गई थी, जो कि कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस थे। और ये प्लान कोई छोटी मोटी हस्ती के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, बल्कि उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बॉविल के द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। तो ये अत्यंत ही लज्जा और शर्म का विषय है, जब अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे, भारत को छोड़ने का प्लान बनाए हुए थे, और जो उन्होंने 1948 की डेट सोची हुई थी, उसके 10 महीने पहले ही वो भारत को छोड़ के भाग खड़े हुए। उस समय हमारे अदूरदर्शी राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और एक झूठ मूठ कहानी गढ़ी, जिसके तहत अपने चारित्रिक पतन को छिपाने के लिए इस देश को दो भागों में बांट दिया गया। यह भी अत्यंत ही लज्जा और शर्म की बात है कि जब हमारे पास एक 1946 का सीधा अनुभव था, जिसमें हजारों की संख्या में हत्याएं हुई थी, महिलाओं के बलात्कार हुए थे, जबरन जो है धर्मांतरण कराया गया था, और छोटी छोटी बच्चियों के 50-60 साल के बुढ़े से निकाह पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और हमारी व्यवस्थाओं ने चुपचाप जो है ना उसको सहन किया, ना उसमें कोई अपराध का पंजीयन हुआ, ना ही जो है ऐसे घृणित काम करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई। जब हमारे पास ये अनुभव था, तब क्या वजह थी कि हमारे राजनेताओं ने देश के विभाजन, जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोग मारे गए, इनके चिंतन और सोच में कोई भी प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया। मीना जी, यह बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि यह मैं हमारे इन हूँ। राजनेताओं के दुष्ट चरित्र को दर्शाता है, दुष्ट चरित्र को दर्शाता सहमत हूँ सर।
यदि आपने समर्थन। राजू दीक्षित जी को ध्यान से सुना है तो उन्होंने तो यहां तक जानकारी निकाली है कि 14 तारीख की रात को हमारे पूजनीय जवाहरलाल नेहरू जी एडमना के साथ बुलेट बुलेट नामक मूवी देख रहे थे। जब ये देश बढ़ रहा था, जब इस देश में चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, उस समय ये अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एडमना के साथ एक मूवी देख रहे थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि जो भारतीय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते हैं वो सुरक्षित रूप से पहुंचे। यह अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि 20 लाख से अधिक लोग मारे गए और सत्ता का हस्तांतरण अपने खुद के लाभ के लिए स्वीकार किया गया और अंग्रेजों के वह नियम कानून जो कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए हुए थे, वही नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने न केवल हमारे ऊपर थोपे बल्कि आज 75 साल के बाद भी अभी भी वो हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। वह प्रशासनिक व्यवस्था जो कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसा के तोड़ने के लिए बनाई गई थी, दुष्टतापूर्वक वही व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। वह घटिया नियम कानूनों के तहत भी जो वैधानिक जिम्मेवारी है उसका पालन भी नहीं कर रही है। मीना साहब, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि यह प्रशासनिक व्यवस्था मानता हूं। पूर्णतया राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है और जहां एक और आम आदमी के अपराधों का पंजीयन नहीं हो रहा है, वहीं बड़ी संख्या में झूठे मुकदमे दबाव बनाने के लिए रोज गढ़े जा रहे हैं। 2 फर्जी बयान काटकर उसमें तत्काल गिरफ्तारी कर ली जा रही है। हमारे सही प्रकरणों में हम आवेदन लगाते घूम रहे हैं और गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, विवेचना नहीं हो रही है और इन झूठे प्रकरणों में 1 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। दुष्टतापूर्वक पूरे खानदान का नाम लिखा दिया जाता है और पूरा खानदान 10-20 साल इस व्यवस्था से उत्पीड़ित होता रहता है। यह अत्यंत ही लज्जा का विषय है। मैं देख रहा था मेरे एक साथी जुड़े हुए थे, वो अब फिर से बाहर चले गए हैं। मेरा अनुरोध है कि वो पहले YouTube पर देखें और जब वो चाहें तो पैनल पे आने के लिए StreamYard की लिंक को क्लिक करेंगे तो हमको ये जानकारी आती है कि वो हमारा वेट कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना समझें हम उनको देख पाते हैं। तो मीना साहब, हमारे विद्वानों ने, जिसमें हम और आप दोनों लोग भी आते हैं, इस देश के साथ अच्छा नहीं किया। हमारा इतिहास बदल दिया गया, हम चुप रहे। हमारे संविधान ने भारत के हर नागरिक को समान पैदा किया है और किसी भी तरीके का मतभेद करना, डिस्क्रिमिनेट करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। फिर भी दुष्टतापूर्वक राजनीतिक लाभ के लिए, वोट बैंक के लिए संविधान के समानता का अधिकार का उल्लंघन करते हुए घृणित कानून बनाए गए और जो संविधान के दिशा निर्देश हैं, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उनका तो पालन ही नहीं किया गया। आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड जब 1950 में
लागू हो चुका था संविधान, तो क्या हिंदू मैरिज कोड और फलाना बनाना, किसी कम्युनिटी विशेष के लिए पृथक कानून बनाना, मीना साहब मुझे बताइए, क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? मुझे बिल्कुल लगता है। है। ये जो मिस्त्री बिल्कुल साहब जुड़े हुए हैं, इनका वो ठीक नहीं है। ये दोबारा बाहर निकल के जुड़े, क्योंकि इनका वीडियो जो है उसमें काम नहीं करेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ये विद्वान जो है क्या कर क्या रहे थे? आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट गए असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुस गया और हमारे विद्वान चुप रहे। हमारा इतिहास बदल दिया गया, हमारे विद्वान चुप रहे। आपको नहीं लगता है कि हम सबको अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए? जो अभी अंधभक्त और दल भक्त बन के बैठे हुए हैं, यह इन विद्वानों की अपने देश के प्रति देशद्रोह है, दुष्टता है, नैतिक पतन है। मिस्टर मीना, आप इस जी, बात से कब तक सहमत हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक बात, बाज हमेशा अकेला ऊपर आसमान में उड़ता है, कबूतर झुंड में चलते हैं। नंबर वन, चाहे आप हैं जो बात रख रहे हैं, तर्कपूर्ण बात है, अकाट्य बात है, आपकी आपके तर्क को कुतर्क नहीं कर किया जा सकता मेरे अनुसार। और रही बात ये विद्वान जो आप यूज शब्द कर रहे हैं, सर 49% विद्वानों पर 51% मूर्ख राज करते हैं। तो ऐसे दुष्ट जो लोग हैं, जो भगत बने हुए हैं, अंधभक्त बने हुए हैं, तो वो विद्वानों की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? उनको ये विद्वान शब्द नहीं, उसका संबोधन नहीं करना चाहिए हमको। जो क्रीम चीज ये होती है, जो जो सर क्रीम होती है, क्रीम चीज होती है ना, क्रीम चीज वो क्या है कि ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, केंद्र सरकार में चले जाते हैं, एक क्लास ऑफिसर बन जाते हैं, सर्विस में आ जाते हैं। और ये जो राजनेता है, वो जनता को मूर्ख बना के झूठ, पाखंड, शाम, दाम, दंड, भेद से किसी भी तरह से गुलामी करके, और वो क्या है कि सत्ता में आ जाते हैं। और वो सत्ता मारने के बाद में 51% होने पर वो राजशक्ति में आ जाते हैं। आप उनको, हम विद्वानों के रूप में संबोधित नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये विद्वान शब्द बड़ा कैलिब्रेटेड शब्द है, क्योंकि वो अपने आप को विद्वान मानते हैं। तो चूंकि वो अपने आप को विद्वान मानते हैं, इसलिए हम उनको विद्वान कह रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है। विद्वान सुभाष चंद्र बोस थे, भारत के प्रथम आईसीएस थे। और आप 1938 में इन्होंने जो है प्रेसिडेंट बनने वाले थे कांग्रेस के। बाद में इन्हीं जो मूर्ख जो प्रणाली है, 51 51 और 49 का जो रेशो का जो था, भाई 40 जो ज्यादा शक्ति वोट पे शक्ति आएगी वो बनेगा। तो वह तो दुष्ट राजनीति के कारण ही सुभाष चंद्र बोस 1938 में जो है अपना बैक किया था उन्होंने। तो वो वो तो उनको बाकायदा प्रेसिडेंट शुरू किए गए थे। वो तो महात्मा गांधी जी के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। हाँ, क्योंकि पुत्र मानते थे, पुत्र महात्मा मानते थे ना। गांधी ने महात्मा गांधी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया। हाँ, नेहरू और की हार इसके है, कारण व्यक्तिगत जो हार। है, उसके कारण नेहरू की हार थी, जो अपनी व्यक्तिगत हार मानकर उन्होंने ऐसा किया था। तो सुभाष चंद्र आप बोस जैसे के लिए विद्वान कह सकते हैं विशब्द। लेकिन जो शव जैसे भगत है, अंध भगत है ना, और जिनकी वो भक्ति करते हैं ना, उनको विद्वान से संबोधन करना उचित नहीं है मेरे अनुसार। चलिए, यदि इससे आपकी भावनाएं कहीं घायल हुई है, तो मैं अपने शब्द को वापस ले लेता हूं। नहीं क्योंकि नहीं सर, ये तो अपने आप को विद्वान ही मानते हैं।
और मुझे उन्हें विद्वान कहने में कोई दिक्कत नहीं है। विद्वान तो आपने शौक को भी बोला था आपने कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। बोलने को तो कि बहुत बड़े ठीक है, ज्ञानी हो आप, बहुत विद्वान हो आप। ठीक बात है, ठीक बात। हाँ सर, आगे बढ़िए, आगे वो भैया आगे, हमारे साथी आगे, एक उनसे बात करें। साथी, स्वागत है जी इनका, साहब का, पाटिल साहब तो का स्वागत पाटिल स्वागत है। साहब अपना परिचय दीजिए, और इसके बाद यदि आपके जेहन में कोई प्रश्न है तो उसे पूछिए। आपका माइक बंद है, आप माइक ऑन करिए अपना, और कैमरे को थोड़ा ठीक करिए। हाँ मैं आनंद पटेल कर्नाटक से हूँ। जी। जैन आपके सर, जेहन जैन। में, आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपके जेहन में क्या प्रश्न है? हेलो। हाँ, मैंने कहा आपके जेहन में क्या प्रश्न है, आप प्रश्न पूछिए। आप कोई चीज पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं। आपने क्राइम फ्री भारत को समझ लिया है? अनमोल जी, मेरे ख्याल से कुछ भाषा का शायद उनको कुछ प्रॉब्लम है। डू यू हैव लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम मिस्टर पाटिल? मराठी। No, I don't know Marathi, so I can speak in English or I can speak in Hindi. This is the only leeway available with me. I don't know Marathi at all. ठीक है, ठीक है। Okay. जैसा आर यू नो कन्नड़? मिस्टर पाटिल, आर यू कन्नड़? आर यू नो कन्नड़? यू स्पीक कन्नड़? यू अंडरस्टैंड कन्नड़ लैंग्वेज? नो सर, आई लिव कर्नाटका एंड टॉक टू मराठी। Oh yeah, you belong to Marathi. Yeah, you belong to Maharashtra district. Okay, okay. I will visit. I will visit it at Bangalore and attend the program. So many programs after living. Sri Ravi Shankar. He's belong to Bangalore in Karnataka. So I asked about your language, Kannada. I speak some. I understand something Kannada. Oh, great. You know Telugu. You can speak Telugu. You can understand Telugu language. नो सर। No, no, no. Okay, I know. Then Marathi, you know, Marathi, I don't understand. Okay, आप हिंदी बताइए, हिंदी बोलिए, आप हिंदी में बात कीजिए, जो बोल सकते हैं हम, समझते हैं हम। चलिए, मेरे ख्याल से उनके जेहन में कोई प्रश्न नहीं है, तो उनको अच्छा, तकलीफ अच्छा। नहीं देते हैं, उनको दर्शक दीर्घा में सुनने देते हैं। आप संवाद को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। Mr. मुझे Patil, ये listen me. बताना- Listen, Mr. Patil, listen me. Mr. S.K. Patil, hello. Mr. S.K. हाँ सर। पाटिल नागपुर के जनरल सेक्रेटरी थे, और वो जो आपका वो था ना, क्या नाम उनका, क्या है वहां पर, वो भीम का था ना आपका, भीम स्थली है ना वहां पर, धर्मस्थली है ना, भीमराव अम्बेडकर साहब का वहां पर धर्मस्थली है ना नागपुर में। उनके वो जनरल हाँ। सेक्रेटरी थे मिस्टर एस के पाटिल, नागपुर। मीना और साहब, मुझे मिस्टर, लगता है कि इन बातों में समय जाया करने की बजाय अपन डिस्कशन को हाँ आगे वो समझ बढ़ाते नहीं हैं। पा रहा। आप बताइए सर, बताइए सर, डिस्कशन को छोड़ समझ आगे नहीं पा बढ़ाते रहा। जी हैं। अभी सर। कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं जी कि सर। लोग बागों को जो जिम्मेवारी सौंपी जा रही है उसे ठीक ढंग से निर्वहन नहीं हो रहा है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम राजनेता है, और क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल बना लिया है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी सम्मिलित हैं, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, जी हाँ।
यह जो है उभरते हुए चंद्रगुप्तों से, जिनका भी चेहरा भी स्पष्ट नहीं है, कोई नहीं जानता है कि कौन मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएगा, ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्तों से वह निश्चित रूप से मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि अभी आपने मुद्दा उठाया था कि जो दीपक साहू थे, और ऐसे ही अंधभक्तों की कमी नहीं है, और हमारे लोग निष्क्रिय हैं। तो हमारे मॉडल की जो जान है वो हमारे सदस्य शपथ में है, और सदस्य शपथ के भी भाग नंबर 3 में है, जो कह रहा है कि हमारा जो भी चंद्रगुप्त अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारे क्षेत्र का जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और संकल्प के साथ हम मतदान केंद्र पर जाकर ईवीएम मशीन में अपने चंद्रगुप्त का बटन दबाकर न केवल उसे विजयी बनाऊंगा, बल्कि बड़े ध्यान से जो पेपर ट्रेल ईवीएम मशीन से नीचे गिरती है उसको भी बारीकी से देखूंगा। यदि वो पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की भी है, तब भी हम एक शपथ पत्र जिसमें लिखेंगे कि मैं फलाना फलाना, मेरा वोटर आईडी क्रमांक फलाना फलाना, शपथ पूर्वक जो है बयान करता हूं कि मैंने अपना वोट इतने बज के इतने मिनट पर अपने चंद्रगुप्त जिनका नाम फलाना फलाना है उनको दिया था। और जो पेपर ट्रेल नीचे गिरी थी वह भी हमारे चंद्रगुप्त की ही थी, और शपथकर्ता अपना नाम सिग्नेचर करके उसका फोटो लेके उसी ऐप में जो प्लस का साइन है उस पर चढ़ाना है। इसके पीछे मकसद है कि हमारे चंद्रगुप्तों को कितने वोट मिले हैं यह जानकारी हमारे सिस्टम को हो जाएगी। यदि ईवीएम मशीन के जोड़ करने वाले सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी की गई है तो हम आसानी से जो 5% का बैरियर रखा है इलेक्शन कमीशन में उसको भी पार करते हुए हम सभी केसेस में जिसमें भी गड़बड़ी की गई है हम उसमें न्याय पा पाएंगे, कोर्ट से भी और इलेक्शन कमीशन से भी। अब जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है कि यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की ना होकर कमल के फूल की है, इसका मतलब है कि इस मशीन को बग किया गया है। इसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कोई भी बटन दबाइए, जो पेपर ट्रेल गिरेगी वो कमल के फूल की ही होगी। लिहाजा अब ये शपथ पत्र पोलिंग ऑफिसर के नाम पर होगा, और उसमें पोलिंग ऑफिसर को एड्रेस होगा कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैंने मेरा अपनी आइडेंटिटी पहले, और मैंने अपने चंद्रगुप्त जो है मिस्टर आर.डी. मीना को अपना वोट दिया, और जब हमने पेपर ट्रेल देखी तो वो हमारे चंद्रगुप्त आर.डी. मीना की ना होकर किसी अन्य की थी जिसपे कमल का फूल छपा हुआ था। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, लिहाजा इसके लिए जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए, मशीन को जब्त किया जाए, और जो लोग गड़बड़ी के लिए जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। हमें इस बात का पूरा ज्ञान है कि अभी तक जितनी भी गड़बड़ियां होती रही हैं हमारे इन दुष्ट जो है अधिकारियों की सहमति और संलग्नता से हुई। 1952 से ही बड़ी संख्या में बूथ कैप्चरिंग होती रही है, लेकिन इन दुष्टों ने कभी रिपोर्ट नहीं किया। लिहाजा ये कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन उसी एप्लीकेशन का, उसी शपथ पत्र का जो है फोटो लेके प्लस का साइन दबा के ऐप के माध्यम से जब इसे अपलोड किया जाएगा तो क्राइम फ्री भारत मिशन के सिस्टम को, यदि 9 बजे आपने उसे अपलोड किया है तो 9 बजे ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन सी मशीन बग्ड है, और फिर उन सभी प्रकरणों में मशीन को जब्त करने का और कार्रवाई करने की पहले तो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से निवेदन किया जाएगा, यदि उसे अनसुना किया जाता है तो फिर कोर्ट से निवेदन किया जाएगा। लिहाजा ऐसे सभी कर प्रकरणों में हम वैधानिक कार्रवाई कराने में सफल होंगे।
लिहाजा ये दुष्ट राजनेता ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो ये चुनाव के पहले दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को इजाद किया है जो उसको जब ये पैसे बांट रहे होंगे, दारू बांट रहे होंगे, तो हमारे गरीब लोग अपने अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत उनसे नेगोशिएट करेंगे कि अब 500 रुपए से काम नहीं चलेगा, आप 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, 20,000 दीजिए। अब एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, 1 दर्जन साड़ी दीजिए। अब एक बोतल शराब से काम नहीं चलेगा, 1 क्रेट दीजिए। और जब ये नेगोशिएशन चल रहा होगा, उसकी रिकॉर्डिंग होकर सर्वर में पहुंच जाएगी। और जैसे हमने ईवीएम मशीन की गड़बड़ी के बारे में कहा है, ऐसे ही इन सब तथ्यों के साथ इन दुष्ट राजनेताओं को जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही होगी, उस दिन एक सख्त ऑर्डिनेंस भी जारी किया जाएगा और उसी रात में ये सभी दुष्ट राजनेता गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लिहाजा अब ये दुष्ट राजनेता लुटपिट भी जाएंगे और ये अब दारू बांटकर, साड़ी बांटकर लोगों के वोट को नहीं खरीद पाएंगे। ये इनके पैसे तो चले जाएंगे, लेकिन वो पैसे जो है ज्यादा भी जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत जाएंगे। लिहाजा वोट जो है चंद्रगुप्त को ही मिलने वाला है। तो वोट चंद्रगुप्त को मिला, ये लुटपिट गए और जेल ऊपर से गए। तो मुझे लगता है कि हर राजनेता समझदार होता है, देर सवेर वो हमारी बात की गंभीरता को और गहराई को समझ सकेगा और हम उसे किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं करने देंगे। जो हमारा मॉडल है उसके तहत 80% मतदाता जब छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर ये कह रहे होंगे कि श्री आरडी मीना मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, और थाली भी बजा रहे होंगे और दीपक भी जला रहे होंगे, तो मीना साहब मुझे बताइए, पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि साहब आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल पूछेगा साहब, जरूर पूछेगा। और जब विस्तार से उसे समझाया जाएगा कि ये 21 लक्ष्यों के साथ इस देश का महापरिवर्तन का मॉडल है, जिसके तहत गुलामों के नियम कानून बदलने वाले हैं, जिसके तहत ये लाटसावी दुष्ट व्यवस्था है, ये पारदर्शी और अकाउंटेबल बना दी जाएगी, इसे संवेदनशील बना दिया जाएगा, और यदि ये समय पर वह सही निर्णय नहीं लेती है तो इसे लाखों में हर्जाना देना होगा, क्षतिपूर्ति देना होगी, जो इन पदों पर बैठे हुए लोगों की औकात के बाहर होगा। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी व्यवस्था हमें मिलना चाहिए? एजुकेशन एक्ट में बदलाव कर उसको मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड किया जाएगा, जहां वैदिक ज्ञान को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर आज से के उपयोगी जो है शिक्षा में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमारी शिक्षा जो अभी किताबी है वो प्रायोगिक हो जाएगी, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगी, और हर अलग अलग लेवल के लोग अपने स्तर की पढ़ाई करेंगे, अपने स्तर का काम करेंगे। जो अभी लॉर्ड मैकाले के द्वारा बाबुओं को पैदा करने की शिक्षा बनाई गई थी, अब उसका अंत का होना आ गया है। ऐसे ही पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा तो ना भ्रष्टाचार संभव है, ना हवाला संभव। बताइए, यदि पेपर करेंसी पूरी तरह से हटा ली जाएगी, देश पेपर करेंसी से मुक्त हो जाएगा, तब बताइए किसी तरीके का क्या भ्रष्टाचार करना संभव है? असंभव होगा, असंभव। बिल्कुल सही। जब नोट ही नहीं होंगे तो हवाला होगा क्या? जी हाँ। तो जब नोट ही नहीं है तो हवाला के माध्यम से आप क्या भेजेंगे? तो वो भी नहीं हो पाएगा। ना टुकड़े गैंग होंगे, ना हथियार गैंग होंगे, ना जो है ड्रग्स गैंग होंगे, और ना जो है नेगेटिव चीजें हो पाएंगी।
इसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी, उससे इतनी धन की वर्षा होने वाली है कि जो आज सरकार कमा रही है उससे 10 गुना पैसा सरकार के पास पहुंचेगा। क्राइम फ्री भारत में भी धन की वर्षा की व्यवस्था की गई है, लिहाजा इन दोनों मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। जब आज की तुलना में उनके पास बिना टैक्स के 20 गुना ज्यादा धनराशि है, तो आपको लगता है मीना साहब हमें अपने देश की जनता को टैक्स लेना चाहिए? क्या हमें अपने देश की जनता से टैक्स लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है उसके तहत भारत टैक्स फ्री भी होगा। आपको एक और ताज्जुब की बात बता दूं कि जी हाँ, आपकी चेक आपके अकाउंट में पैसा ना होने के बाद भी डिसऑनर नहीं होगी। आपके जो ट्रांजैक्शन है वो इस कारण से कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है वो डिक्लाइन नहीं किए जाएंगे। इसके लिए क्राइम फ्री भारत ने हर व्यक्ति के 2 अकाउंट बनाए हैं। एक का नाम दिया है अर्निंग अकाउंट और दूसरे का नाम दिया है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तब आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतना अमाउंट डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपकी चेक क्लियर कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया में ना तो आपको किसी से कर्ज लेना पड़ रहा है, ना बैंक के पास जाना पड़ रहा है, और आपके ही अकाउंट में एक डेबिट एंट्री क्रिएट हो जाएगी। जब आप कमाएंगे तो वो धीरे धीरे आसान किस्तों में पड़ जाएगी, तो ये देश कर्ज विहीन भी होगा। तो टैक्स फ्री भी होगा, कर्ज फ्री भी होगा। इसी तरीके से क्राइम फ्री भारत ने एक एग्रो मॉडल की भी व्यवस्था की है, जिसके तहत जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड आदि हैं उससे कृषि को पूरी तरह से उससे मुक्त कर दिया जाएगा। जीवा अमृत, घन अमृत, अमृत मिट्टी जैसे कॉन्सेप्ट के साथ केंचुए और माइक्रोब का उपयोग करते हुए, और इसमें भी एक अन्य मॉडल का उपयोग किया जा रहा है कि एक एमएसपी मिलेगा और किसान को ना तो लेबर का पेमेंट उससे करना होगा, ना बीज का पेमेंट उससे करना होगा, सब चीज उसके खेत में पहुंचेगी और A+ क्वालिटी की भी पहुंचेगी, और उसका डेबिट जो क्रिएट किया जाएगा वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से किया जाएगा। और इस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में अर्निंग अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं करना होगा। इसके सेटल करने के लिए एक दूसरी व्यवस्था की गई है, जिसमें कंज्यूमर एंड पर हर चीज 2 एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच में बेची जाएगी। जब आप उसको क्राइम फ्री मनी से यूज करेंगे तो हर जगह आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग क्राइम फ्री मनी जिनके पास नहीं होगी वो 2% देके पहले क्राइम फ्री मनी खरीदेंगे और फिर 10% का जो डिस्काउंट है उसका फायदा उठाएंगे, तो उनको 8% का शुद्ध लाभ होगा। लिहाजा रुपये की तुलना में क्राइम फ्री मनी जो है वो ज्यादा डियर मनी मानी जाएगी। इसका भी मॉडल तैयार करके रखा गया है। भारत जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। भारत में लेजिस्लेचर और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये 2 भाग में बढ़ जाएंगे। 2024 इस देश का अंतिम चुनाव होगा जो पोलिंग बूथ के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद एक्ट के माध्यम से चुनाव होगा और ये पूरी तरह से एक्सपेंडिचर फ्री होगा। यहां पर एक्सपेंडिचर करना अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होगा। इसमें 1-to-1 कैनवासिंग भी प्रतिबंधित होगी, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो घटिया बात करते हैं, हम भी पंडित, तुम भी पंडित, तुम भी मीना, हम भी मीना, ऐसी जैसी फालतू की बातें करते हैं, या हम उसको उस अपॉर्चुनिटी को पैसा बांटने के लिए, दारू बांटने के लिए, या साड़ी बांटने के लिए, या मूर्ख बनाने के लिए यूज करते हैं, या जो जिनके भाव नहीं मिलते हैं वो इस समय चरण छूते हुए दिखाई देते हैं। तो 1-to-1 कैनवासिंग
भी अपने आप में एक शुद्ध अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा। क्या बात है, क्या तो बात है। ये इतने सारे ढेर सारे आमूल चूल परिवर्तन हैं। ऐसे सभी नियम कानून जो कि संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध बनाए गए हैं, जिन्होंने एक सिटीजन से दूसरे सिटीजन में भेदभाव किया है, ऐसे सभी कानून रद्द कर दिए जाएंगे। इस देश में ना फ्रीबी होगी, ना रिजर्वेशन होगा, सभी लोगों को समृद्धि मिलेगी। 2029 तक इस देश में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रह जाएगा। इस देश में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इवन जो हमारा मजदूर है वो 50,000 रुपीज पर मंथ मिनिमम कमाएगा। यदि उसके परिवार में 4 ऐसे सदस्य हैं जो मजदूरी करने की क्षमता रखते हैं, तो उस परिवार की आमदनी 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार अच्छे घर में भी रह पाएगा, अच्छा भोजन कर पाएगा, अच्छी शिक्षा पा पाएगा, और क्राइम फ्री भारत का एक फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, जिसमें भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो अनएम्प्लॉयड हो। भारत की विकास की दर सबको चकाचौंध कर देगी। भारत विश्व का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। तो मीना जी, जब ये सब बातें आप उस अपने पड़ोसी को समझाएंगे, तो फिर वो ये कहेगा कि नहीं कहेगा कि ऐसा भारत हमें भी चाहिए? कहेगा कि नहीं कहेगा? अवश्य कहेगा, जरूर कहेगा। तो जब वो ये कहेगा तो वो भी छत पे चढ़ जाएगा और बिना समझे ही कहेगा कि आरडी मीना साहब मेरे भी चंद्रगुप्त हैं, मैं थाली भी बजाऊंगा, दीपक भी जलाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त आरडी मीना को जिताऊंगा। ये कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल जरूर कहेगा। तो जब जो है चारों तरफ इस तरीके का शंखनाद हो रहा होगा, तो इन राजनेताओं का कैनवासिंग में मन लगेगा क्या? नहीं, नहीं लगेगा। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। क्या ये आम सभाएं कर पाएंगे जब मैथिली शरण गुप्त का अपने नहीं लोगों कर पाएंगे सर, कैसे कर पाएंगे? हाँ, उसका और नहीं कर आगे नहीं पाएंगे। उसको और आगे समझा रहा हूं, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त अपने सभी सदस्यों से ये कहने वाले हैं कि जब ये गाड़ियां भेजेंगे और आपको 500 रुपए देंगे, तो आपको जाना है, आपको इनके द्वारा की गई भोजन की व्यवस्था, लंच डिनर, उसका जो है रसास्वादन करना है, वहां घूमने का जो अवसर मिल रहा है वो भी करना है। और जब ये फालतू की बकवास करेंगे तो उसमें कड़वे प्रश्न उठाकर हूटिंग भी करना है। तो उस हूटिंग के डर से क्या इन दुष्ट राजनेताओं की आम सभा लेने की हिम्मत होगी? भाग जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा कहाँ गए वो, पतली गली से निकल जाएंगे। पतली पतली गली से निकल जाएंगे। साहब, आपने बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया है। वो पतली गली से निकलने के लिए विवश हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही है। अब अपन तीसरी बात पे आते हैं कि ये लोग टीवी चैनल पे आके, खरीदी हुई टीवी चैनल पे अपने हिसाब की जो है ना डिबेट कराते हैं। तो जब चारों तरफ थाली बज रही होगी, दीपक जल रहे होंगे और चंद्रगुप्त का शंखनाद हो रहा होगा, तो ये रिपोर्टर मजबूरी में उसे कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। तो जब ये करेंगे और उन राजनेताओं को दिखाएंगे कि चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, थाली बज रही है, और हौसले फस्त हो जाएंगे सर, हौसले फस्त हो जाएंगे उनके, हौसले फस्त हो जाएंगे, उनकी नजर नीचे झुक जाएगी। तो जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे, इस बात में आप कहां तक सहमत हैं? सर मुझे तो ऐसा लगता है आकाशवाणी हो रही है। आप आकाशवाणी से मुझे ऐसा मुझे कि शरण गुप्त बोल रहा है, मुझे तो बोल रहा है कि इनके रूप में वो आकाशवाणी हो रही है, कोई शक्ति का आह्वान है। आप तो माध्यम, आप तो माध्यम है, आप तो मैथिली शरण गुप्त एक माध्यम है, मैथिली शरण गुप्त कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई शक्ति है, अपरम शक्ति है, जो वो आपके मुखार बिंदु से निकाल रही बात है।
अमृत रूपी जो है तथ्य सुतथ्य वो आपके बाहर आ रही है, तो आप उनको लोगों के हृदय तक पहुंचेगी, लोगों के दिमाग तक पहुंचेगी ना, तो उनका हृदय परिवर्तन भी होगा और दिमाग परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है और आपने बहुत सुंदर बात कही है। इसका मतलब है कि ये सभी नेता मतदान के पहले अपनी हार यदि जाहिरा तौर पर स्वीकार नहीं भी करते हैं तो अपने मन ही मन ये अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अब आप ये बताइए, जो हमारे लोग निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जो एक व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये शुद्ध दुष्टता है? आपको नहीं लगता है कि उनकी इस निष्क्रियता से कहीं ऐसा ना हो कि ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे पर नॉक देके वापस चला जाए और आप 75 साल से जो दुष्ट व्यवस्था को झेल रहे हैं, आप उसे मालूम नहीं आने वाले 150 साल तक और झेलेंगे और तब तक ये हालातों को बद से बदतर कर देंगे। अभी इन्होंने हमारी पीढ़ी, उनकी पीढ़ी झेलेगी, उनकी पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी झेलेगी, ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां भी झेलेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग सर महापरिवर्तन का योगदान नहीं किया, भागीदारी नहीं की, तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेगी। बहुत सुंदर बात कही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः आह्वान करता हूं कि अब ये सोने का समय नहीं है, अब ये निष्क्रिय रहने का समय नहीं है, अब ये अंध भक्त बने रहने का समय नहीं है, अब ये दल भक्त बने रहने का समय नहीं है। सभी राजनेता दुष्ट हैं। ये बात पिछले 10 साल के शासन में भी स्थापित हो गई है। तो कांग्रेस यदि महादुष्ट है तो भाजपा भी दुष्ट है। सज्जन तो भाजपा भी एक ही थाली के चिट्टे पिट्टे हैं सर, एक चिट्ट है, एक फुट है, दोनों। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि ये सभी एक ही थाले के चट्टे बट्टे हैं। ये जी हाँ। अब मैं आपका एक ध्यान आकर्षित कराता हूं। पिछले 8 साल में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिसका मजनून कुछ इस तरीके का था। जी सर। जब इस देश में सबसे छोटी नौकरी जिसको चपरासी कहते हैं, उसके लिए एक व्यक्ति को साक्षर भी होना जरूरी है और सच्चरित्र होना भी जरूरी है। फिर से सुनिए, उसे साक्षर भी होना जरूरी है, सच्चरित्र होना भी जरूरी है। यदि पुलिस की रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो उस बेचारे को नौकरी नहीं मिलेगी, जबकि वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले रहा है। तब हमारे ये राजनेता, जो हमारे कानून के निर्माता हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है, आप बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप है, ये क्या हमारे प्रतिनिधि को हमारी बात कहने से नहीं रोक रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टी व्हिप डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेसी की हत्या, लोकतंत्र पर प्रहार है। ये लोकतंत्र पर प्रहार है। आपने बहुत सुंदर बात कही, ये लोकतंत्र पर प्रहार है। तो इन्होंने तमाम तरीके के जो नियम कानून बनाए हैं, उसमें सत्ता से जो है ना कुछ जकड़ लिया है। तो ये जो पार्टियां हैं, ये अपने लाभ के लिए बनाई गई हैं। संविधान में पार्टी शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया गया है। इन दुष्ट राजनेताओं ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 के माध्यम से यही सब दुष्टताएं जो है स्थापित की हैं। तो मूल विषय पे आते हैं कि 3 PIL पिछले 8 साल में लगी और उनका मजनून यही था कि जब चपरासी बनने के लिए साक्षर और सच्चरित्र होना जरूरी है, तो फिर हमारे कानून के निर्माता, हमारे भाग्य विधाता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? तीनों ही PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से अपनी सहमति व्यक्त की और सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से निवेदन किया कि मैं भी अनुरोध करता हूं कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950
51 में संशोधन करते हुए अपराधियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी, प्रावधान कर दीजिए, एक लाइन उसमें जोड़ना होगी, बहुत आसान सा काम है। लेकिन देखिए इन राजनेताओं की दुष्टता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानी, चरित्र इसका उल्टा रहा। आप पार्लियामेंट में देखिए, जो 2019 से 2024 का वर्तमान पार्लियामेंट है, एमपीज के अपने खुद के एफिडेविट के अनुसार 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और उसमें से हाँ, और उनमें से 29% जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप आदि, ब्रिजभूषण जैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये भी पीआईएल लगाई गई है कि जो ये एफिडेविट भरे हैं इनमें से बहुत सारी चीजें छिपाई गई हैं, लेकिन अभी जो एफिडेविट किए हैं हम अपनी बात वहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है। अभी 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें ये 42% बढ़ के 51% हो गए। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 जो है एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अब मेजॉरिटी लॉ मेकर्स आर क्रिमिनल्स। क्या ये देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए लज्जा और शर्मिंदगी का विषय नहीं है? क्या बहुत घातक है, बहुत घातक है सर देश के, और बहुत लज्जा और शर्मिंदगी का विषय है। बिल्कुल सर। अब आप देखिए 2023 में जो कर्नाटका के चुनाव 10 मई को हुए हैं उसमें ये 51% का आंकड़ा 55% पे पहुंच गया है। तो इसमें 55% एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के हैं कर्नाटका विधानसभा के, और 97% करोड़पति। मतलब इस देश में गरीब और शरीफ दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां सिर्फ दुष्ट, अपराधी, दुष्चरित्र, चरित्रहीन, दल बदलू, घटिया लोगों के लिए ही सत्ता अवेलेबल है। सही तो है। ये राजनेता कितने दुष्ट हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानी, कानून में जो संशोधन किया जाना था वो तो नहीं किया, उल्टा इनका चरित्र इससे उल्टा रहा। ये इतने दुष्ट हैं कि 23 जून को इकट्ठे होते हैं और एक सोचते हैं कि वोटर्स इनके जो है जानवर हैं, जहां ये जाएंगे सभी जानवर जो है ना इनका वोट बैंक हक के उसके पीछे आ जाएगा। कितनी लज्जा और शर्मिंदगी की बात है। हम दुष्टों को अपने अंधभक्त होने पर और दल भक्त होने पर लज्जा ही नहीं आती है। लिहाजा हमें ज्यादा एनर्जी से काम करना होगा, अन्यथा ये महापरिवर्तन जिसके मॉडल बने हुए हैं, जिसमें हम बड़ी आसानी से इन राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, हमें भय लग रहा है कि कहीं ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे पर नॉक करके हमारी निष्क्रियता के कारण कहीं लौट ना जाए। ये भय मीना साहब आपको भी सता रहा है क्या? मेरे को नहीं सताता, क्योंकि मेरे को नहीं सताता। मेरे को क्या कि मेरे को विल पावर है, आत्मबल है, और मेरे को जीवन का अनुभव है। मेरे को, मैं रायबरेली के 5 बारी एमएलए जो बने थे ना, और अमेठी के जो चुनाव हुए थे, गाजियाबाद के जो जनरल वीके सिंह चुनाव करे, तो मेरे देख रेख में चुनाव हुए वो सर। तो मैं तो जानता हूँ ये सिर्फ चीजें मेरे को। तो ये दरवाजा जो खटखटाता है, अगर दरवाजा का खटखटा और खोलेंगे नहीं तो फिर क्या है कि उसको हकीकत का पता पड़ेगा। तो इसलिए भाग्य जो है कच्चे धागों के समान होता है, और कोई इस अवसर को खो देता है तो कई महीनों के वर्षों का नाश हो जाता है उसका, लॉस ऑफ मोमेंट, लॉस ऑफ माइल्स। तो अगर वो जो लोग जागे नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है, जो सो रहे हैं और जो परिवर्तन भागीदार नहीं चाहते हैं, तो वो दरवाजा खटखटाएंगे नहीं पाएंगे, तो वो दुर्भाग्य होगा उनका, ऐसे लोगों का। देखिए उनके दुर्भाग्य से तो हमारा भला होने वाला नहीं है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि पूरी शक्ति लगा दीजिए। जो अच्छे लोगों को जान रहे हैं 21 विधाओं में, वो उनके नाम प्रस्तावित करिए। हम हर स्तर पर विभिन्न जगहों से 5 जो है उपाध्यक्षों की हमें पदस्थापना करना है। हर उपाध्यक्ष से कहा जाए
कि अपने लोगों से मंत्रणा करके 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का वो नामांकन प्रस्तावित करें। वो उन्हें हमें अपनी सहमति भेजना है, हमें आश्वस्त करना है कि वो पूरी ऊर्जा से काम करेंगे, उन्हें अपना क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़कर आइडेंटिटी कार्ड भेजना है और उन्हें एक अपना आधार कार्ड भेजना है और वोटर कार्ड भेजना है और हमारे द्वारा उनको वो पद दे दिया जाएगा। हम अपेक्षा करते हैं कि ये 5 उपाध्यक्ष इस तरीके से 1, 2, 4 के तहत यह आंकड़ा 36 पे पहुंच जाएगा और जो व्यक्ति सबसे अच्छा काम करेगा उसे अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। तो मैंने ये निर्णय भी लिया है कि मैं किसी को अध्यक्ष घोषित नहीं करूंगा और जिन लोगों को भी नामित करूंगा वो प्रोबेशनरी टर्म पे होंगे। तो 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड उसका माना जाएगा। यदि इस 2 महीने की अवधि में उन्होंने मेहनत नहीं की तो उनका ये प्रोबेशन पीरियड 2 महीने और आगे बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा उसका। करेक्ट, एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि उन्हें 3 काम करना है। पहला काम तो सुबह और शाम हमारे इस मॉडल की जान जो सदस्य शपथ है उसको सुबह जाग के रात में सोने के पहले जरूर मनन करना है और यदि वो वीडियो बना के हमारे पास भेजेंगे तो हम उसे टेलीग्राम के माध्यम से वो हमें भेज पाएंगे। टेलीग्राम एक ऐप है जैसे व्हाट्सएप ऐप होता है और उसमें 2 GB तक का डाटा भेजा जा सकता है। तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देंगे और ऐप पर भी अपलोड कर देंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इससे जो है सभी लोगों को जो दूसरे लोग देखेंगे जिन्होंने अपना शपथ लेने का वो नहीं किया है वो भी शपथ लेने लगेंगे। हम जहां पे भी इकट्ठे हों, जैसे हम जय गुरुदेव कहते हैं, जय गुरुदेव कहें चाहे ना कहें, लेकिन हमें अपनी सदस्य शपथ जरूर लेना है। तो जितनी भी मीटिंग है उसमें जो होस्ट सीट पे जो भी आता है उसके लिए मेरा दिशा निर्देश है कि मीटिंग शुरू होने पर शपथ ली जाए और मीटिंग समाप्त होने के पहले शपथ ली जाए। ये कार्रवाई करना जरूरी है। उससे हमारे मॉडल की जान शपथ है। जब हमारे लोग जो है खुद जो है छत पर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम पर उद्घोष करेंगे, उस उद्घोष की जो ऊर्जा है उससे जो है ये दुष्ट राजनेता कंपायमान हो जाएंगे, डर जाएंगे, तड़वे में घुस जाएंगे। लिहाजा ये शपथ और इसका शंखनाद बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं अपने साथियों से अपेक्षा करता हूं, स्पेशली जो सीनियर साथी हैं, उन्हें जिनमें भी ऊर्जा समझ में आ रही है उनसे बातचीत करें और उन्हें पद दिलाएं। तीसरी बात, वो संगोष्ठियां करें, वहां जाएं जहां पर हमें 21 विधाओं के लोग मिलते हैं। जैसे विद्यार्थी हमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, शिक्षक भी हमें वहीं मिल जाएंगे। तो यदि हम वहां जाएंगे, हम कोचिंग सेंटर पर भी जा सकते हैं, हम हॉस्टल भी जा सकते हैं। यदि हम इन जगह को खंगालेंगे तो बड़ी आसानी से हम युवा, विद्यार्थी और शिक्षकों की विधा को खड़ा कर पाएंगे। इसी प्रकार हम किसानों के पास जाएं, उनकी संगोष्ठियां करें और उनमें से ऊर्जावान लोग को छांट कर उन्हें पद से दें। और जैसा हमने उनको समझाया है कि हम उपाध्यक्ष को चुने और उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि वो 5 उपाध्यक्ष अपने साथ 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को नामित करने में हमारी मदद करें। ऐसे 5 लोगों के प्रयास से हमारे हर स्तर पर जो 37 सदस्य हैं उनकी एक संगठन है वो खड़ा हो जाएगा। इनको हर संडे बैठना है। 7 दिन जो निकल गए हैं उस समय क्या काम हो गया है, अगले 7 दिन की क्या योजना है। यदि हम योजना बनाकर उन जगह जाएंगे जहां पर हमारे 21 विधाओं के लोग हैं तो हम निश्चित तौर पर उन्हें जोड़ पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि साहब
लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है। हालांकि मैं तो देखता हूं कि मजदूर भी आजकल 2-2 3-3 फोन रखने लगे हैं। किसको ऑन करते हैं, किसको ऑफ करते हैं, भगवान ही जानता है। जी हाँ। लेकिन मेरा कहना है कि भारत की समृद्धि अब मोबाइल के रास्ते से आने वाली है। लिहाजा हर भारतीय के पास अब एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, और वो किसी को दाद नहीं दे रहा है, उससे उसका स्तर बढ़ रहा है, उससे हमारी उन तक पहुंचने की रीच बदल रही है। लिहाजा मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे ऐसे साथी जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो बड़े सस्ते में 1500-2000 में सेकेंड हैंड एंड्रॉइड फोन खरीद लें, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है अपने फोन बहुत जल्दी बदलते हैं और वो सेकेंड हैंड मार्केट में उतरते हैं जो बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल रहते हैं। तो मैं अपने सभी गरीब साथियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचे जिसके पास सेकेंड हैंड एंड्रॉइड फोन ना हो। अब यदि कुछ समय के लिए नहीं है तो उसका भी एक उपाय है। उसके पास कीपैड वाला जो है वो है, उनकी सिम को निकाल के अपने सिम के माध्यम से हम उसे जोड़ सकते हैं, और जो नोडल ऑफिसर है वो इनको इकट्ठा करे। यही काम वो उन लोगों से भी कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल है ही नहीं, तो उनसे सदस्य शपथ ले लिया जाए और उस सदस्य शपथ को वो अपलोड करें और उसमें लिखे कि ही इज ए नोडल ऑफिसर। तो जो नोडल ऑफिसर है ये उसकी जिम्मेवारी होगी कि 7 दिन में एक बार जो है जिनका वो नोडल ऑफिसर है उनको साथ में बिठाए और 7 दिन में क्या क्या हुआ उस बारे में उनको अवगत कराए। तो वो एक ए मॉडल से हम जब तक हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है, हम संभवतः उस कमी को भी कुछ हद तक पूरा कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि हम एक भी अपने साथी को नहीं चाहते हैं जिसके पास एंड्रॉइड फोन ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि सेकेंड हैंड एंड्रॉइड फोन बहुत ही सस्ते दर पर अवेलेबल रहते हैं। कम से कम सबसे सस्ता जो है 1500, 2000, 2500 का सेकेंड हैंड एंड्रॉइड फोन जरूर खरीद लिया जाए। मीना साहब, आपका क्या कहना है? सही है सर, आपकी जो बात सही है, करते हैं कोशिश। वैसे तो राजस्थान सरकार को मैंने लिखा भी है कि राजस्थान सरकार का एक वो कह रही कि भाई हम राजस्थान नारी शक्ति को हम इतने 3-4 पता कितने लाख मतलब वो फोन देंगे, एंड्रॉइड फोन देंगे, तो उसका लाभ उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे उसका लाभ। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं जब मिलेंगे तब मिलेंगे, 1500-2000 हजार का एक एंड्रॉइड फोन खरीद लिया जाए, सेकेंड हैंड मार्केट से खरीद लिया जाए, क्योंकि यह आपकी समृद्धि का सवाल है। जो आपकी समृद्धि 4 गुना होने 5 गुना जो है किसानों की और मजदूरों की 10 गुना होने वाली है, उसका कोऑर्डिनेशन इस मोबाइल फोन के माध्यम से होगा। जब मैथिली शरण गुप्त जो है इसका पूरा वो करेंगे, उस समय तो 5 निशान हर किसी के लिए होंगे, हर भारतीय के लिए। हर भारतीय के पास मोबाइल फोन होगा, हर भारतीय के पास पैन कार्ड होगा। हालांकि टैक्स फ्री हो जाएगा तो वो पैन का जो है ना जस्ट एक अकाउंटिंग पर्पज के लिए यूज होगा, क्योंकि टैक्स तो होगा नहीं। हर किसी के पास एक डेबिट कार्ड होगा, हर किसी के पास एक क्रेडिट कार्ड होगा, और 2 अदृश्य अकाउंट होंगे, अर्निंग अकाउंट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जिसके तहत भारत में किसी को टैक्स नहीं देना होगा, भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, और करोड़ों के जो है ना काम होंगे, और इसके लिए रुपए की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत का जो मनी मॉडल है वो आगे चल के बड़ा महाविस्फोट करने वाला है। हमें किसी एफडीआई की जरूरत नहीं होगी। भारत को विश्व गुरु बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। लिहाजा मैं सभी अंधभक्तों से, सभी दुष्टों से, सभी दल गुलामों से अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए, खुद के अच्छे भविष्य के लिए, अब यदि आप अब भी जो है अंधभक्त बने रहते हैं तो ये खुद से और इस देश के साथ गद्दारी है। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, उन्हें आपकी बुजदिली पे और आपकी दुष्टता पर शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं आह्वान करता हूं, अपराध मुक्त भारत मिशन रूपी गांडीव को उठाओ। यह महाभारत है, इसे हमें लड़ना ही होगा।
इसे हमें लड़ना ही होगा। तो मीना साहब, अपन ने जैसा कहा है कि समापन जो है, यदि आपकी इजाजत हो तो समापन किया जाए और साथ में सदस्य की शपथ भी ली जाए। तो आप तैयार सर हैं? बहुत अच्छा सर, संबोधन बहुत अच्छा है। ये इसका रिकॉर्डिंग होगा क्या अभी, जब इसका रिकॉर्डिंग? ये रिकॉर्डिंग भी है और ये अपलोड भी होगी। और हमारे एक बहुत साथी अच्छा, को, तो हमारे कोई बहुत साथी एक सुंदर, जुड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। बहुत सुंदर ये सर शब्दों में सर आपने संबोधन किया है। मेरा हृदय गदगद हो गया है। और मैं चाहता हूं कि आगे से भविष्य के अंदर वो जो पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं, आप बोले कौन समझाएगा इसके बारे में, अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में कौन समझाएगा? आपने कहा कि मैं समझा, राम शरण गुप्ता समझाएंगे। नहीं, आगे से ये कहेंगे कि इसका हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. मीना समझाएंगे, बहुत सुंदर, बहुत जो सुंदर, पूरे इलेक्शन ऑफिसर को समझाएंगे। तो आप मेरा बहुत नंबर दीजिए, उनसे ये नंबर है, वो समझाएंगे आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं नहीं नहीं, तो आपके मिस्टर, अब ये बोला हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर है, स्टेट ऑफ इंचार्ज राजस्थान है, वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. मीना साहब, वो आप उनसे संपर्क कीजिए। मैं व्यस्त हूँ मैं अभी। अरे हमारे, आप इसके ऑर्गेनाइज, वो आप इसके फाउंडर है, फाउंडर प्रेसिडेंट है। वो एक एक को समझाएंगे, इनको मूर्खों को समझाने का काम हमारा है, हमारे पे छोड़ दीजिए। हमारे साथ मिस्टर TC मोटवानी जुड़े हुए हैं। जी, और वो, अच्छा, वो तो हट गए हैं और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये कौन जुड़े हुए हैं, लेखक समथिंग आई थिंक से। सेवक, हाँ, मिस्टर सेवक। तो मिस्टर सेवक, हम सेवक। समापन की ओर हैं। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने माइक्रोफोन को ऑन करके आप अपने प्रश्न को पूछें और अपने वीडियो को भी ऑन करें। वैसे भी वीडियो ऑन होना चाहिए लाइव सेशन में, वीडियो ऑफ रखना अच्छी आदत नहीं है। तो मिस्टर सर मेरा सेवक, मेरा नहीं आप दिख रहा कुछ, उसमें, मेरा फोटो दिख रहा है आपको? हाँ, आपका फोटो दिख रहा है लेकिन आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। वो कैसे, क्या क्या दबाऊं उसके अंदर मैं जो वो दिखे? मैं सोच रहा था आपको, मैं छेड़छाड़ करूंगा तो क्या बंद हो जाएगा, इसलिए मैं डर रहा आपका हूं जो मैं। है आपका जो है, आप पैनल पे देखिए, उसमें एक कॉम लिखा हुआ है, वीडियो कॉम। तो उसको जो है अभी आपका वो कटा होगा, लाल रंग से कटा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो ऑन हो जाएगा। नहीं नहीं, मिस्टर मेरे तो सेवक, आज मिस्टर अलग ही दिख सेवक रहा आप है मेरे को तो आज। मिस्टर सेवक, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना माइक्रोफोन ऑन करिए। मुझे लगता है कि मिस्टर सेवक संभवतः सुनने में विश्वास रख रहे थे, तो वो सुनने के लिए तो YouTube चैनल ही अच्छी थी। अब हमारे R.D. मीना साहब चले गए हैं और सेवक साहब जो है वो चुप 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 कहना चाहिए, चुप मुद्रा में है। तो मैं अपने तरफ से ही सदस्य शपथ के साथ इस सेशन को समाप्त घोषित करता हूं। मैं मैथिली शरण गुप्त भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपराध मुक्त भारत को 21 लक्ष्यों को के सहित जमीन पर उतारने के लिए प्रतिदिन 10 लोगों को 9 दिन के अंदर जोड़ते हुए 90 लोगों को जोड़ने का मैं प्रयास पूरे तन्मयता से करूंगा। मैं प्रतिदिन क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल के एक वीडियो को देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं, भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अब आया तो से अब मैं, दिखा आपको? हाँ, आप दिखाई दिए, आप दिखाई दिए। हाँ, तो दोबारा अब चालू मैं किया मैंने। शपथ के तीसरे हिस्से में हूं
मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ, आप भी बोलिए साथ में, मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ, जी मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अधिक से मैं अधिक लोगों को मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि जो व्यक्ति कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, जो हमारे क्षेत्र के से अधिक लोगों को घोषित करके चंद्रगुप्त क्या होगा सर? एक ही लाइन बोली सर, एक ही थोड़ा थोड़ा हाँ, थोड़ा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जो चंद्रगुप्त घोषित होगा, जो चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं अपने छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का उद्घोष करूंगा। मैं अपने छत पर चढ़ जाऊंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और अपने चंद्रगुप्त को की घोषणा करूंगा। मैं मैं पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर पोलिंग के दिन बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के सामने जो बटन है ईवीएम मशीन का, उसे दबाऊंगा अपने अपने चंद्रगुप्त के सामने जो बटन है उसका ये दबाऊंगा और पेपर ट्रेल और को ध्यान से देखूंगा, और चंद्रगुप्त को ध्यान से पेपर देखूंगा। ट्रेल को ध्यान से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की है तो भी यदि हम पेपर एक शपथ, हाँ हाँ, यदि पेपर वेल हमारे चंद्रगुप्त के है तो भी एक शपथ पत्र बनाकर एक शपथ पत्र बनाकर मैं उसे बनाकर मैं उसे ऐप पर अपलोड करूंगा। वेबसाइट पर अपलोड करूंगा। तो तो यदि 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 पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की ना होकर पेपर वेल हमारे चंद्रगुप्त के ना होकर कमल के फूल की है, कमल के फूल की है, तो हम एक शपथ पत्र पोलिंग अधिकारी को दूंगा और उसकी शपथ पत्र फोटो को दूंगा जो है वो ऐप के माध्यम से अपलोड करूंगा, और फोटो का अपने जिससे जिससे चुनाव जिससे चुनाव आयोग के द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए उस मशीन को जब्त करते हुए जिन्होंने इस गड़बड़ी में की साजिश की है वो जेल में पहुंचेगा। जो गड़बड़ी करी उसको जेल में पहुंचेगा। मैं हमेशा मैं हमेशा हमेशा अपने सदस्य संकल्प का स्मरण करूंगा मैं जल्दी से और शुरू करूंगा जमीन पर उतारूंगा। और जरूर करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हमें अच्छा, ये जो है सदस्य की शपथ हर रोज जो है सुबह और शाम पे लेना है, क्योंकि लेना। जैसे आज की राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है जिसका नाम राजनेता है, ऐसे ही क्राइम फ्री मॉडल की जान उसके सदस्य शपथ में है। लिहाजा मैं हर दिन सुबह और रात्रि में सदस्य शपथ को जो है बड़ी श्रद्धा से स्मरण करूंगा, लूंगा और उसे संभव हुआ तो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उस वीडियो रिकॉर्ड को यदि स्वयं अपलोड करने की स्थिति में नहीं है तो हम उसे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अपने अध्यक्ष को भेजूंगा और अध्यक्ष उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करेंगे और ऐप पर भी अपलोड करेंगे। इस प्रक्रिया से दूसरे लोगों में भी एनर्जी का संचार होगा जो कि बहुत आवश्यक है। तो जी सेवक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर कुछ नहीं, मैंने इशारा किया था। आदरणीय जय श्री महाकाल। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे जो है सेवक महोदय जो है ये बड़े महाकाल के भक्त हैं और कनिष्ठ पद पर रहते हुए भी जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। हमें ऐसे जुझारू व्यक्तित्व के जो है व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है। तो मैं आपसे कहूंगा
कि आपके आसपास जो ऊर्जावान लोग हैं उनकी सूची बना के आप सूचित करें, जिससे 21 विधाओं में हम सभी को सदस्य जो है ना पदीय भूमिका देते हुए और इस अभियान को जितने जल्दी हो सका वो जमीन पे उतारेंगे। क्योंकि यदि हमने विलंब कर दिया तो सेवक जी, संदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो यह महापरिवर्तन हमारे दरवाजे से नॉक करके हमारी निष्क्रियता को देखते हुए कहीं वापस ना लौट जाए। कहीं हमें ऐसा नहीं होगा। आज मैंने एक सुरेंद्र सिंह खटाना जी को जोड़ा है, उनकी आईडी भी आ गई है और अब वो अपनी आईडी से अपनी वाइफ को जोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग पदी जिम्मेवारी लें और हमें संगठन खड़ा करने में मदद करें। मैं चाहूंगा वो किसी न किसी स्तर के उपाध्यक्ष को बने और फिर 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का जो है नाम भी प्रस्तावित करें। हमें यह कार्रवाई 21 विधाओं में और राज्य स्तर पर भी करना है, संभाग स्तर पर करना है, जिला स्तर पर करना है, उप संभाग स्तर पर करना है, ब्लॉक स्तर पर करना है, टाउन स्तर पर करना है, मोहल्ला स्तर पर करना है, ग्रामीण स्तर पर करना है, पोलिंग बूथ स्तर पर करना है। लिहाजा हमारा काम बहुत बड़ा है। हमारे जो दुष्ट राजनेता हैं उनके पास शक्ति ज्यादा है। यदि हम जो है समय रहते हुए यदि हम पीछे रह गए तो फिर अफसोस करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। और मैथिली शरणगुप्त कोई अफसोस नहीं करना चाहते। नहीं, अफसोस नहीं करना सर, अपना काम ऐसा करना कि अफसोस नहीं करना पड़े। सर, इनसे मिलाना चाहूंगा, ये सुरेंद्र जी खटाना जो। जी जी, नमस्कार सुरेंद्र जी, आप अपना परिचय दीजिए। बताइए आप क्या करते हैं। सर नमस्कार सर। होजरी लाइन में हूँ सर, होजरी लाइन में हूँ। मेरी कंपनी दिल्ली की है। अच्छा, आप व्यवसायी हैं? हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप व्यवसायी संगठन को खड़ा करने में हमारी मदद करें। और मेरा ऐसा भी मानना है कि व्यवसाय जो है ना ढेर सारे हो गए हैं, तो उसे एक जो है ना उसमें बांधना मुश्किल होगा। तो सीमेंट व्यवसाय, लोहे का व्यवसाय, हौजरी का व्यवसाय, इसका व्यवसाय, ऐसी सूची बनाई जाए और हर व्यवसाय का एक अलग जो है पूरा विंग खड़ा किया जाए। उससे 2 फायदे मिलेंगे। हमें आपकी बिजनेस रिलेटेड दिक्कतों का भी मालूम पड़ेगा, तो उनका समाधान जो है क्राइम फ्री भारत कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि सदाना जी, यदि आप कोई जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, हौजरी ग्रुप की लेना चाहते हैं, तो आप आगे आइए। उसके लिए आपको सहमति देना पड़ेगी। आपको हमें विश्वास दिलाना होगा कि आप पूरा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आपको अपना आधार कार्ड भेजना है, वोटर कार्ड भेजना है। इतना करने पे और एक सुंदर सा फोटो भेजना है। इतना करने पर जो है आपको पदी जिम्मेवारी दे दी जाएगी। फिर आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप अपने ही नीचे 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का नामित करें। अपने से ऊपर लेवल के और नीचे लेवल के सदस्यों का भी नाम आप सुझा सकेंगे। संडे को हमें बैठकर पिछले 7 दिन में हमने क्या किया है इसके लेखा जोखा लेना है और अगले 7 दिन की योजना बनाना है। हमें स्कूलों में जाना है, कॉलेज में जाना है, किसानों के पास जाना है, व्यापारियों के पास जाना है, वकीलों के पास जाना है, पत्रकारों के पास जाना है, हमें मजदूरों के पास जाना है, हमें जो हमारे गरीब नारायण स्लम एरिया में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके पास भी जाना है। जहां बिल्डिंग का काम हो रहा है उनके पास भी जाना है। जहां पर कॉलोनी बनी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, तो आरडब्ल्यूए और कॉलोनी वालों के पास भी जाना है और सिक्योरिटी वालों के पास भी जाना है। इस प्रकार समग्र रूप से सभी लोगों को जोड़ते हुए चारों तरफ अपराध मुक्त भारत की गंगा जो है बहेगी और हमारे हर सदस्य का जब शंखनाद जो है ना होगा, थाली बजाकर, दीपक जलाकर,
जब अपने चंद्रगुप्त का शंखनाद करेगा तो वो पूरे आकाश में गुंजायमान होगा। जी तो बिल्कुल। सत्यना जी, आपको बात कैसी लगी? आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहें? मैं जितने भी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जोर से आदेश आ है। रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, क्योंकि यहाँ कटरे थे इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि मैं जो व्यवसायिक लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा खुद का अपना बिजनेस नहीं है। मैंने किसी कंपनी को जो बिल्कुल जीरो पे थी उसको आज मैंने उठाया है, ऊपर ऊपर ले आया हूँ। तो इसमें जितने भी मेरे साथ डीलर हैं और आपके जो रिटेलर हैं, जो मुझसे डेली मिलते हैं, मैं उनसे डेली मिलता हूँ, उनको मैं जो आपने जो संगठन अब तो मैं आपका नहीं रहा है, मेरा हो गया, जो हमारा जी संगठन है उसके बारे में जी। जानकारी देना। जो 21 सूत्र 25 सूत्री जो आपने उसमें 21 जो सूत्र, पॉइंट, 21 सूत्र, हाँ 21 लक्ष्य है, 21 बाह्य विधान है। जो उसमें सूत्र जो आपने बताए हैं उसकी जानकारी दूंगा उनको, पहले उनको समझाऊंगा। उनको ये नहीं बोलूंगा कि यार बस जुड़ जाओ मेरे पॉइंट बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं। समझाऊंगा, समझने के बाद जब वो खुद अपना एक निर्णय लेता है ना, आदमी डिसीजन लेता है कि हाँ उसको अंदर से ललक होना चाहिए जुड़ने की, जब वो जुड़ेगा तो वो काम करेगा। बहुत सुंदर। तो कोशिश आपका निश्चय बहुत अच्छा है, और इससे जो है आपकी लाइन के लोगों को हमें पूरी विंग खड़ा करने में मदद मिलेगी। सदाना जी, मैं आपका आभारी हूं। अब मैं मीना जी, साहब जी से प्रार्थना करता हूं कि वो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं ये बोल सर रहा हम हूँ इसको सर, मैं एक्चुअल में मेरा सरनेम खटाना है, खटाने सदाना KHATANE, जी, अरे नाम खटाने। में क्या रखा है, नाम तो नाम ही है? बस चलिए। उससे तो वही सर, वही तो पहचान है सर। हाँ, नहीं नहीं खनाना हमको जी, ना जागृत, जी सर जी मैं जी। अरे जागृत होकर आप आपकी जो है सुव्यवस्थित आवाज की जिंदा दिली आपकी पहचान है। आपके हौसले का जो है आपकी वो पहचान है। ये नाम तो हम आपने रख दिया है, नाम का क्या है, ठीक है ना? खनाना जी, चलिए आप पूरी शक्ति के साथ बढ़िए। और अब जी मीना जी साहब बिल्कुल। से अनुरोध करता हूं कि वो भी आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो हमारे जो घोषणा है, जो शपथ जो आपने दिलवाई है, उस शपथ को और आपके जो अनुदेश अनुदेश दिया आपने, जो आपका मार्गदर्शन है, तो आपके पश्चिम पे हम चलेंगे और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम शत शत प्रतिशत देने का कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक चंद्रगुप्त बनाने का एक अभियान का वो अपने दिल से काम करेंगे इसमें और प्रेरणा देंगे, इंस्पायर करेंगे, मोटिवेशन देंगे, मजदूरों के पास जाएंगे, बुद्धिजीवियों के पास जाएंगे, छात्र संगठन के पास जाएंगे और जहां हमारे अप्रोच है, हमारे जो हमारा संगठन है, हमारे विभिन्न समाज के संगठन है, उनके बीच में जाएंगे, कृषि विपणन टीम जाएंगे, किसानों के बीच में जाएंगे और हमारे जो 21 उद्देश्य हैं और जो हमारा शपथ है और हमारा जो मिशन का जो लक्ष्य है, विजन है, वो उनको समझाएंगे हम, ताकि फिर वो इसमें सक्रियता आके और इसको संगठन में मदद बहुत मिलेगी सुंदर अपन को। बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है। मैं आरडी मीना साहब का जो है प्रशंसा करना चाहूंगा। और हम होंगे कामयाब चंद दिनों में, हम होंगे कामयाब चंद दिनों में, राइट? हम होंगे इसके कामयाब साथ चंद दिनों में, होंगे कामयाब। इस उद्घोष के साथ, इस उद्घोष के साथ इस मीटिंग को जो है समाप्त घोषित करते हैं। जय हिंद, जी जय हाँ। भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।